सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपके एक तरह के जो ग्लोबिन होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती होती है। ये आपकी एक तरह की म्यूटेड कंडीशन होती है ग्लोबिन चेन के अंदर। नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होती है, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का इसके अंदर क्या होती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन आना शुरू हो जाती है। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे क्या होती है, आपकी वैलीन आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं म्यूटेशन हो जाना। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बीटा चेंज होती है हीमोग्लोबिन की। कौन सी चेंज? बीटा चेंज होती है हीमोग्लोबिन की। उसके अंदर क्या होता है, बीटा चेंज जो हीमोग्लोबिन की होती है उसके अंदर ये होता है कि जहां पर आपका ग्लूटामिक एसिड आना था, क्या था, एक तरह का ग्लूटामिक एसिड आना था, उस जगह पे वैलीन आ जाती है। जब ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलीन आती है, जी बिल्कुल, ये सिंगल अमाइनो एसिड डिसऑर्डर जिसको हम कहते होते हैं, जब ये ग्लूटामिक एसिड की वजह से वैलीन आती है तो उसकी वजह से आपका एक तरह का, क्योंकि आपको पता है इसी को हम म्यूटेशन कहते होते हैं, और उस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो आपके जो आरबीसी है वो एक तरह के सिकलिंग शेप होते हैं, अनीमिया होना शुरू हो जाता है, और इसको हम कहेंगे सिकल सेल अनीमिया। अब देखें फॉर एग्जांपल आगे क्या होता है, जब भी आपके ये जो बीटा चेन्स हैं, ये जो बीटा जीन्स हैं, इसके अंदर म्यूटेशन होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो हीमोग्लोबिन होगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितने तरह की होती है, शाबाश, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितने तरह की होती है? 3 तरह की। फीटल हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन A1 A2, ठीक हो गया, और एफ वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर सिकलिंग हीमोग्लोबिन यानी कि HbS हम देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का HbS, ये सिकलिंग वाली हीमोग्लोबिन हम देखते होते हैं। आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा कि जब आपकी बीटा चेन्स जो होंगी वो मुकम्मल तौर पर म्यूटेड हो जाएगी ना, तो इसके अंदर जो हम हीमोग्लोबिन देखेंगे वो HbS वाली देखेंगे। कौन सी? आपकी HbS वाली हीमोग्लोबिन। अभी तक मैंने क्या बात की? मैंने कहा सिकल सेल अनीमिया वो अनीमिया होता है जिसके अंदर जनाब आपकी बीटा चेन की म्यूटेशन होती है, उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह पे वैलीन आ जाती है। जब ये वैलीन आती है तो आपकी जो हीमोग्लोबिन जो बन रही थी, जो कि 3 तरह की नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती, वो नहीं बनती, बल्कि आपकी HbS बनती है। ये HbS जो हीमोग्लोबिन होती है, ये इसका हिसाब क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने यही बात अपने माइंड में रखनी है कि ये जनाब आपके HbS जो हीमोग्लोबिन होती है, ये एक तरह के नीडल की तरह इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, सिकलिंग लाइक, जैसे तलवार नहीं होती, बिल्कुल इस तरह, ये जैसे मैं ये बना रहा हूँ नीडल की तरह, यहाँ पर ये सिकलिंग की तरह ये सिकलिंग होना शुरू हो जाती है। ये किस वक्त इस तरह होती है? ये 3 कंडीशन के अंदर इस तरह हो सकती है। नंबर 1, जिस वक्त हाइपोक्सिया हो, अगर ऑक्सीजन बहुत कम हो, एसिडोसिस हो, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त डिहाइड्रेशन हो। नंबर 3, जिस वक्त एसिडोसिस हो। ठीक हो गया, एसिडोसिस के अंदर, हाइपोक्सिया के अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर, ये तीनों चीजें क्या करवाती है? वर्स्ट करवाती है। आपके जो आरबीसी जो होंगे, जो आपकी हीमोग्लोबिन होगी वो सिकल्ड होगी, वो सिकलिंग होना शुरू हो जाएगी। वो जनाब आपकी एक तरह की नीडल की तरह आपकी वेसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अब बच्चों थोड़ा सा आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये आपके अंदर ये सारा सीन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती है, क्योंकि ये म्यूटेड है ना, म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये बताएं कि जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाएगी कि नहीं करवाएगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाएगी। जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी तो उसके नतीजे में जो आगे आर्गन साहब है उसको ब्लड की सप्लाई मिलेगी? जो आर्गन होगा उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। जब आर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो आर्गन की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी? इसके अंदर एमआई होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसके अंदर जनाब आपके स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसके अंदर जनाब आपके रिस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक एग्जामिनर पॉइंट के लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल अनीमिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है वो रिस्पिरेटरी फेलियर होता है। रिस्पिरेटरी कॉज के साथ उसकी डेथ होती है। समझ आ रही है? आपने कहना है कि रिस्पिरेटरी फेलियर उसका होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज उसके अंदर फेलियर करवाता है। अब दूसरी बात इसको आपने याद इस तरह करना है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर दोनों तरह की हिमोलाइसिस होती है। इंट्रावस्कुलर हिमोलाइसिस भी होती है, एक्स्ट्रावस्कुलर हिमोलाइसिस भी होती है। माशाल्लाह आप सारे बहुत ज्यादा समझदार हो। अगर हमने जब ये बात कर दी कि ये इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस या एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस, आगे की बातें तो आपको पता है ना कि इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस के अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर भी हीमोग्लोबिनीमिया आएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया आएगा, ठीक हो गया। इसके अंदर भी हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम आएगा। इसके अंदर भी जनाब आपका एक तरह का
हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम आ गया, ये सारा। उसके बाद इधर क्या होगा, स्प्लीनो में गैली होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर भी जनाब आपका एक तरह का जॉन्डस आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी ये सारे फीचर्स आपने इधर भी डालने, एक्स्ट्रा वस्कुलर वाले और इंट्रावस्कुलर वाले। क्लियर है बच्चों? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ ना आए? शाबाश, इंट्रावस्कुलर, एक्स्ट्रा वस्कुलर, ये सारा कुछ। शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें। ओके, आगे देखो बच्चों। देखिए बच्चों, इसके अंदर आपकी हीमोग्लोबिन तो सही बनती नहीं है। इसके अंदर तो हीमोग्लोबिन है ही एक तरह की, आपकी एचबीएस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आपकी हीमोग्लोबिन नहीं ना बनती, जब आपकी ये म्यूटेशन होना शुरू हो जाती है, आपकी बोन मैरो भी आपका सब कुछ करती रहती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो फिर पता क्या होती है, आपकी बोन मैरो से एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस का मतलब ये है कि देखें, नॉर्मल तो आपकी बोन मैरो जो होती है वो आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन करवाती है, आपकी हिमेटोपोइसिस करवाती है, आपके सेल्स की प्रोडक्शन करवाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर एक वक्त आ जाएगा कि जिस वक्त आपके यानी कि हिमेटोपोइसिस होगी, वो लीवर से भी होगी, वो स्प्लीन से भी होगी, वो फेस से भी होगी, वो हेड के जो है मतलब कि आपके क्रेनियम जो होती है उससे भी होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से फिर क्या होता है कि चिपमंक फेस होता है। क्या होता है, एक तरह का, आपने कहना कि जो फेस होता है उसको हम कहते हैं चिपमंक फेस। और क्रू कट अपीयरेंस होती है। क्या होती है, एक तरह की क्रू कट अपीयरेंस होती है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। तीसरी एक और बात बच्चों आपने देखना है। मोस्टली सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो होता है ना, स्प्लीन वो श्रिंक होती है, सॉरी मैगेलिन नहीं होती। उसकी रीजन पता क्या होती है? उसके अंदर ये होती है, इसकी ऑटो यानी कि खुद ब खुद ये खत्म होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये होती है कि देखें, अगर ये स्प्लीन है ना बच्चों, जो स्प्लीन को वेसल्स जो होती हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो सिकलिंग हो कि यहाँ पर जनाब स्प्लीन की जो वेसल्स हैं, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक तरह की इम्पेयर्ड हो जाती है। जब ये ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाती है तो स्प्लीन को ही ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती। जब स्प्लीन को ही ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, स्प्लीन की खुद ब खुद ही नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता, वरना मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शाबाश, नहीं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने देखा कि हाँ, जब आप सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपकी बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता होता है, सिकलिंग होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ जी जनाब, ये जो सिकलिंग होती है ये एक तरह किताब ज्यादा होती है जब आपका हाइपोक्सिया हो, डिहाइड्रेशन हो, एसिडोसिस हो। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हाँ जी ये एक तरह का, जब ये सिकलिंग होती है, सिकलिंग वाले जो सेल्स होते हैं ये एक तरह की मतलब के वेसल्स के अंदर कोलिजन करवाते हैं। जब ब्लड वेसल्स के अंदर कोलिजन करवाएंगे तो कोई भी वेसल्स उसके अंदर कोलिजन होगी तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट को सप्लाई नहीं मिली, एमआई हो सकता है। उसके बाद जनाब आपका रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज अडल्ट के अंदर डेथ का यही होता है, रिस्पिरेटरी फेलियर ही होता है। फिर हमने कहा कि यार देखो, ये एक तरह की मेटोपोइसिस तो हो रही है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इसके अंदर दोनों तरह की होती है डिस्ट्रक्शन, इंट्रावस्कुलर भी, एक्स्ट्रावस्कुलर भी। फिर आपको पता है इंट्रावस्कुलर के अंदर क्या आते हैं, वो आपने सारी बातें बता देनी। एक्स्ट्रावस्कुलर के अंदर जो आती है वो आपने बता देनी। फिर आपने कहा ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बोन मैरो ही नहीं पैदा कर रही होती आरबीसी हेमेटोपोइसिस, बल्कि हेमेटोपोइसिस जो होती है वो आपकी बोन मैरो के अलावा दूसरी चीजों से भी हो रही होती है। फेस हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इन चीजों से, जिसकी वजह से चिपमंक फेस होता है और उसके बाद क्रू कट अपीयरेंस होती है। फिर हमने कहा, एक मिनट दे बता देता हूँ, टेंशन ना ले, मत सब्र कर, ठीक है। अभी मैंने ये टॉपिक खत्म नहीं किया, जब मैं खत्म करूंगा उसके बाद पूछ लेना। अच्छा, उसके बाद जनाब इसके अंदर और आपने क्या देखना होता है, आपने ये कहना है कि देखिए जो स्प्लीन होती है उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है क्योंकि वो ओक्लूजन होती है, तो जब उसकी वजह से उसकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। आगे देखें, जो आपके हाथ की जो वेसल्स होती है ना वो बहुत एक तरह की थिन सी होती हैं। उसके बाद जनाब उसके अंदर भी ओक्लूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो हाथ की जो वेसल्स होंगी जब ये तंग होगी तो उसके नतीजे में जो सप्लाई होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स होगी, हाथ की जो हो गई, वहां पर क्या होगी, आपका एक तरह का मतलब कि इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं डेक्टिलाइटिस हैंड फुट सिंड्रोम आप कह सकते हो। कि ये सारे फीचर्स भी हम देखते हैं। आप सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये फीचर्स देखते हो, थैलेसीमिया के अंदर आप ये फीचर्स नहीं देखते, ठीक है। अभी हम वो थैलेसीमिया भी डिस्कस करेंगे, आपको तब भी ये पता चल जाएगा कि हाँ जी जनाब ये क्या है। देखिए, अगर जनाब आपका स्प्लीन जो है वो जनाब आपका श्रिंक हो गया, हाँ, ये थैलेसीमिया का आपको डिफरेंस करता होता है। ये जनाब आपका श्रिंक हो गया, सारा कुछ होना शुरू हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, तो बेहतर नहीं है आप जब सप्लीन को एक तरह खुद ब खुद ही निकाल दें, सप्लीनेक्टोमी कर दें, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम जनाब इसको एक तरह का सप्लीन को क्या करेंगे, सप्लीनेक्टोमी करेंगे। लेकिन जब भी एक बात अपने माइंड में रखनी है,
स्प्लीन जो है ये आपका एक तरह का इम्यून इम्यून सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन होता है। ये आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करता होता है। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनके खिलाफ ये आपकी हेल्प करता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, साल्मोनेला, यानी कि ये वाले जो पैथोजेंस जो होते हैं, ये इन पैथोजेंस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेटेड पैथोजेंस। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मेनिंजोकोकाई भी होता है, उसके बाद जनाब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई भी होता है, निमोनाई भी होता है। ये पैथोजेंस जो होते हैं इनके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए, अगर आप स्क्रीन को ही कट कर दोगे तो क्या इससे जो एक तरह का आपके इम्यून सिस्टम से जो आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती थी, क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेगी? शाबाश, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, स्ट्रेप्टोकोकाई से, उसके बाद जनाब आपका मेनिंजोसिस से नहीं मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इसको निकालने से पहले आपने वैक्सीन लगा देनी है इनकी। जब आप इनकी वैक्सीन लगाएंगे तो क्या होगा, हाँ, बच्चों के अंदर कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होती है वो इन्फेक्शन होती है, बिल्कुल। उसके बाद उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको फिर एक तरह की ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड के अंदर पहले ही ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, अगर ये पैथोजन आते भी हैं तो। ये जनाब हो गया। एक और बात है कि एक तरह का वो बंदा जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, उसके अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कौन करवाता है? साल्मोनेला पैराटाइफी। ये भी एमसीक्यू है। साल्मोनेला पैराटाइफी ये आपका करवाता होता है, ये आपका एमसीक्यू आता होता है। ठीक हो गया बच्चों, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है, एक बार इधर से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको साथ पढ़ाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। एक मिनट जी, कुछ चीजें मतलब कि इधर से ऊपर से मैं आपको करवा देता हूँ। लैब की इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, इलेक्ट्रोफ्रेसिस हम करते होते हैं मेन। क्या करते हैं? एक तरह का इलेक्ट्रोफ्रेसिस। देखें, autosomal recessive mutation in beta chain of the hemoglobin in a single amino acid change replace glutamic acid with valine। ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, जो होते हैं ना बच्चों मलेरिया वाले बंदे, उनके उनसे मलेरिया से बंदे को एक तरह की प्रोटेक्शन हो जाती होती है, फालसिपा मलेरिया से। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। सिकल सेल डिजीज अराइज व्हेन टू अबनॉर्मल बीटा जीन आर प्रेजेंट। इसके नतीजे में क्या होता है? एचबीएस बनती है। क्या बनती है? एक तरह की एचबीएस है, सिकलिंग हीमोग्लोबिन। एचबीएस पॉलीमराइज, व्हेन पॉलीमराइज क्या होता है? ये एक तरह की नीडल लाइक, यानी कि आप ये कह सकते सिकलिंग तब होती है जब व्हेन डीऑक्सीजनेटेड पॉलीमर्स एग्रीगेट इनटू नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन सिकल सेल्स। इंक्रीज रिस्क ऑफ सिकलिंग अक्कर विद हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। उसके बाद क्या होता है? ये सारा हो रहा होता है। देखें, जो बच्चा होता है ना, बच्चे के अंदर कुछ महीनों तक एक तरह की सिकलिंग नहीं देखते होते हैं। उसकी रीजन पता क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है ना, वो प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब जो मदर होती है, उधर से बच्चे को फीटल हीमोग्लोबिन मिल रही होती है, और कुछ महीने तक जो मदर से बच्चे को फीटल हीमोग्लोबिन मिल रही है, उसका ड्यूरेशन होता है वो रहना होता है। अब जितनी देर तक मदर से जो आपकी फीटल हीमोग्लोबिन मिली है, तब तक तो प्रोटेक्शन होती है। लेकिन जब फीटल हीमोग्लोबिन ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी फिर सिकलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से बच्चों के अंदर क्या होगा, एक तरह का ये प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो है सिकल सेल एनीमिया नहीं आपको होता। इस वजह से हम ट्रीटमेंट के अंदर भी जी बिल्कुल 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मंथ तक होता है। ठीक हो गया। इस वजह से हम पता क्या काम करते होते हैं, हम एक तरह का इस जो पेशेंट जो है, जिस बंदे को एक तरह की सिकल सेल एनीमिया हो ना, हम चाहते हैं कि उसके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन हो, हम खुद चाहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये होता है एक तरह का। आप ये कहना है कि ये ड्रग जो हम इसके अंदर देते हैं वो हाइड्रोक्सी यूरिया होती है। ये हाइड्रोक्सी यूरिया क्या काम करती होती है? ये हाइड्रोक्सी यूरिया फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है। ये क्या काम करती है? आपके फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती होती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन हो, कुछ आपकी प्रोटेक्शन हो। यहाँ पर देखें कि क्या यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिकलिंग फीटल एट बर्थ इज प्रोटेक्टिव फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ, नॉर्मल 6 मंथ। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सी यूरिया इंक्रीज लेवल ऑफ द, उसके बाद cells continuously sickling desickling while passing through the micro circulation result in complication related to red blood cell membrane damage। एक्स्ट्रावास्कुलर hemolysis होती है क्या?
Reticuloendothelial cells remove RBC with damaged membrane, leading to anemia, jaundice, and unconjugated hyperbilirubinemia and bile stone. तो ये बच्चों आपको पता है, ये सारी चीजें आपने पहले की हुई है, अब इसमें क्या बताऊं मैं. Intravascular hemorrhages with damaged membrane, dehydrated, leading to hemolysis with decreased hemoglobin, target cells on the blood smear. तो ये भी आपको पता है. उसके बाद क्या कहा था, massive erythroid hyperplasia resulting in expansion of the hematopoiesis into the skull, यानी कि skull के अंदर होती है, क्रू कट अपीयरेंस होती है, फेशियल बोन की चिप अमंग फेस होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस विद हिपेटोमेगाली. और उसके बाद क्या होता है, रिस्क ऑफ द, इसके अंदर भी पार्वो बी19 की इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. ठीक हो गया. वो तो सिंपल सी बात है, जब आपकी इंट्रावस्कुलर होगी तो रेनल की इंपेयरमेंट तो होगी, आपने देखनी है. आगे देख लें. एक्सटेंसिव सिकलिंग लीड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वेजो कोलिजन. तो वो हमने देखा था, जब वेजो कोलिजन होगी तो जो वेसल्स होंगे उसका बेड़ा गर्क. क्या होगा, डेक्टिलाइटिस, स्वोलन हैंड्स एंड फीट. ये आपको मैंने बताया था कि क्या होता है. ऑटोस्प्लीनेक्टोमी होता है, श्रंकन फाइब्रोटिक स्प्लीन, कंसिक्वेंट इंक्लूड इंक्रीज रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन. क्या होगा कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा. किस वजह से, जिससे ये बचाती थी, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट बच्चों के अंदर ये होती है. उसके बाद क्या होता है कि 5 इयर्स के अंदर के हमने वैक्सीन देनी होती है. इंक्रीज रिस्क ऑफ द साल्मोनेला पैराटाइफस ऑस्टियोमाइलिटिस. उसमें कौन से सेल्स देखते हैं, आपने कहना होली जोली, ओवल जोली. अच्छा जी, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट जो मैंने बताया था. वेजोक्लूजन इन पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन, जो वेसल्स होती हैं लंग्स की, उसके अंदर जनाब एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन करवाती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लंग्स इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, निमोनिया इसको एग्जरबेट करता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट. पेन बहुत ज्यादा होती है, रेनल पपिलरी नेक्रोसिस, वो आपको पता है. यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, शाबाश. एनीवन, एनीवन जल्दी करें. एक मिनट. ये इन्फेक्शन करवाता है और क्या. हाँ हाँ सैफ, दो पूछ लो, एक क्यों पूछना है. तो यानी कि बोन्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोमाइलिटिस जिसको हम कहते हैं. मुझे नहीं आया प्राइवेट तुम्हारा मैसेज. टैब के ऊपर किया होगा वो वाला. तो यार इस पे करते हैं, ये भी इसमें नहीं है. अच्छा, अब देखें, ये सारा कुछ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब ना
नहीं, प्रेपिज्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस होते हैं ना इसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हम प्रेपिज्म देख सकते हैं, ल्यूकीमिया के अंदर हम देखने के चांसेस होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वेनस जो फ्लो होता है ना, जो वेनस फ्लो होता है वो इनके अंदर जो होता है वो एक तरह का बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता होता है। तो इस कंडीशंस के अंदर आप इनके अंदर देख सकते होते हो, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत 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 रेयर चांसेस हैं। आपकी हीमोग्लोबिन जो होती है ना, अभी उसको कर लेते हैं, टेंशन ना लो, तुम वो क्वेश्चन पूछते हो जो अभी मैंने करना है, मतलब कि जो बताना है। आगे अभी हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की तरफ तो गए ही नहीं है, एक मिनट सबर करो। अच्छा, अब देखो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि हमने क्या कहा, अगर दो बीटा चेन्स जो है उनके अंदर म्यूटेशन होती है तो हम देखते होते हैं जो एक तरह का सिकल सेल के अनीमिया होता होता है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ना, एक जो जीन है ना, वन एक तरह का, एक एक नॉर्मल हो, एक के अंदर म्यूटेशन हुई हो, उसको हम कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। क्या कहते हैं? एक तरह का सिकल सेल ट्रेट। अगर एक जीन नॉर्मल हो और एक तरह का, एक के अंदर म्यूटेशन हुई हो, उसको हम कहते होते हैं सिकल सेल ट्रेट। और उसके अंदर क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो इतने भी कोई मतलब के वर्स्ट नहीं होते। बंदा जो होता है वो ज्यादातर जिंदगी अपना आराम से जी लेता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक तरह का डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस कंडीशन में जाता है तो आके सिकलिंग होती है। नॉर्मल इतना अनीमिया नहीं होता, सिम्टम्स इतने नहीं आते होते, बिल्कुल काम सही चल रहा होता है, ठीक हो गया, ये आपने देखना होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइपोक्सिया वगैरह हो तब ये हो सकता होता है, तब ये कंडीशंस हम ये देख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं देखते होते, ठीक हो गया, ये आपने देखना है। इसके अंदर जब हम लैब्स की जो इन्वेस्टिगेशंस करते होते हैं वो ये होती है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर तकरीबन तकरीबन जो है वो आपके जो सिकलिंग हीमोग्लोबिन होती है वो 50% होती है। वो कितनी आपकी 50% होती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी HbA होती है जो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, ये आपकी एक तरह की इफेक्ट होती है और ये आपकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर, बिल्कुल अहमद सही बता रहे हो, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया देखते हैं। ग्रॉस हिमाचूरिया नहीं होता, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप देख सकते हो, लेकिन वैसे नहीं होता कि हिमाचूरिया, हिमाचूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ब्लड आना। कुछ ऐसे पेशेंट है ना वो खुद देख लेते हैं यार मुझे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है कि यूरिन के अंदर ब्लड तो आ रहा है लेकिन उसको खुद नहीं पता चला, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब पता चलेगा। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया हम देखते होते हैं, ठीक हो गया बच्चों, ये सिकल सेल ट्रेट है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल दोनों जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, दोनों जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो फिर उसको हम सिकल सेल डिजीज कहते होते हैं, फिर हम ट्रेट नहीं कहते होते। अब उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहते होते हैं कि ये जनाब आपका एक तरह का ये आपकी म्यूटेशन बता रहा है, ये दोनों जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है, और उसके अंदर हम ग्रॉस हीमाचूरिया देखते होते हैं। वहां पर जब हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाते हैं ना, कभी भी पूछे ना कि सिकल सेल एनीमिया को आप कंफर्म कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमें सिकल वाले जो सेल्स होंगे वो ज्यादा मिलेंगे, फीटल थोड़ी सी हीमोग्लोबिन मिलेगी और थोड़ी सी अडल्ट हीमोग्लोबिन मिलेगी। बाकी में तो ट्रेट के अंदर तो 50% थी ना, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 90% सिकल्स वाली वो मिलती होती है, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें ये चीजें आप लोगों को कवर हो गई होंगी, अब हम आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन होता है। देखें, एक चीज होती है जो कि अभी इसने पूछा था कि यानी कि मिटाबी सल्फाइड स्क्रीन जो होती है इसका क्या होता है। देखें, मिटाबी सल्फाइड जो स्क्रीन होती है इसका हम जो एक सब्सटेंस होता है ये हम यूज करते होते हैं। और अगर तो कभी भी थोड़ा सा भी सिकल वाले हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो सिकलिंग हीमोग्लोबिन किसके अंदर हो, चाहे वो सिकल सेल ट्रेट हो, चाहे वो सिकल सेल डिजीज हो, उन दोनों के अंदर चाहे वो क्या होता है, एक तरह का हीमोग्लोबिन सिकलिंग वाली, चाहे वो ट्रेट हो चाहे वो डिजीज हो, इस दोनों के अंदर क्या होता है, HbS होता है ना, यानी कि सिकलिंग हीमोग्लोबिन होती है ना। तो जब भी किसी भी बंदे के अंदर सिकलिंग हीमोग्लोबिन होगी, ये क्या करेगा, मिटाबी सल्फेट पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ रही है? आपने क्या कहना, अगर तो मिटाबी सल्फाइड पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जनाब आपका एक तरह का पॉजिटिव है, हीमोग्लोबिन सिकलिंग वाली बन रही है। अब वो एक तरह की ट्रेट है फर्दर।
उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? जी 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 जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक हो गया, शाबाश। उसके लिए हम ये करेंगे। ओके हो गया। अब वही चीजें अभी मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ, चलो। सिकल सेल ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वन म्यूटेड एंड वन नॉर्मल। क्या होता है? एक क्या होता है, एक तरह का, एक म्यूटेशन वाला होता है, एक नॉर्मल होता है। उसके बाद जनाब 50% HbS होते हैं, HbA होती है साथ। जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है विद नो अनीमिया। आरबीसी विद लेस देन 50% HbA डू नॉट सिकल इन विवो एक्सेप्ट इन रेनल मेडुला, यानी कि इसके अंदर ये सिकलिंग नहीं करती। एक्सट्रीम हाइपोक्सिया अगर हो, ठीक हो गया। यार इसका नाम है, इसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं extreme hypoxia and hypertonicity of medullary cascade, which result in microinfarction leading to microscopic hematuria and eventually decreased ability to concentrate urine. आइए लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या होंगी वो देख लें जी। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या है? सिकल सेल एंड टारगेट सेल्स आर seen on the blood smear in the sickle cell disease but not in single cell trait। उसका विटामिन सल्फाइड क्या होगी? ये दोनों के अंदर पॉजिटिव होगी। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कंफर्म करती होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? 90%। ठीक हो गया। ट्रेड के अंदर क्या होता है? 55%। बाकी ये जो है ये आपने याद करना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है।